जय हिंद दोस्तों। हम लोग दिसंबर सीटेट एग्जाम 2024 के लिए एसएसटी को पढ़ रहे हैं। एसएसटी में आज चैप्टर नंबर 16 है दोस्तों। अगर इसके पहले आप लोग वीडियो को नहीं देखे हों तो जा करके आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपनी की शासन की स्थापना। कंपनी की शासन की स्थापना, इससे भी जितने भी क्वेश्चन अभी तक सीटेट में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का साधारण जनता लोगों ने कैसे विरोध जताया। इस बात का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। तो द्वितीयक स्रोत का इसमें कौन सा उदाहरण है। तो पहला इसमें दिया गया है कि मेरठ में 1857 में हुए विद्रोह पर एक इतिहासकार शोध प्रबंधन। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का साधारण जनता यानी कि लोगों ने कैसे विरोध जताया। इस बात का अध्ययन करने के लिए मेरठ में 1857 में हुए विद्रोह पर एक इतिहासकार का शोध शोध का प्रबंध द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत आंकड़ों के प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोत आते हैं, जिनमें सरकारी प्रकाशन, प्रलेख और रिपोर्टर शामिल किए जाते हैं। विभिन्न मंत्रालयों, भारत सरकार के विभाग, राज्य सरकारों के प्रकाशन, जिलों के बुलेटिन द्वितीयक सूचनाओं के महत्वपूर्ण साधन है। इनके अंतर्गत नगर विकास प्राधिकरणों और विभिन्न नगरों और शहरों के नाम, नगर निगमों और जिला परिषदों के प्रकाशन और रिपोर्ट आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको इसमें मिलान करके बताना है कौन सा इसमें सही है। तो पहला इसमें दिया गया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये 1878 में आया था, दूसरा सही है। इल्बर्ट बिल इल्बर्ट बिल ये 1883 में आया था, तो पहला सही है। संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम ये 1882 में आया था, चौथा सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का दूसरा सही है, बी का पहला, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये 1878 में आया था, इल्बर्ट बिल 1883 में, संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम 1882 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाहियों में असंतोष का क्या कारण था। तो असंतोष का कारण इसमें बताना है क्या था। तो पहला है कि राजस्व वसूली करने के सख्त तरीके, ये जो कि असंतोष का कारण था, सही है। भारी भरकम लगान, ये भी सही है। ऐसा कानून बनाना जिसमें सेना में काम करने वाले को जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। तो इसमें तीनों क्या है, सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए बी सी इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाहियों में असंतोष के निम्न कारण है। राजस्व वसूली करने के सख्त तरीके, भारी भरकम लगान, ऐसा कानून बनाना जिसमें सेना के काम करने वाले को जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी, वे अपने वेतन व भत्ते सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि 1824 ईस्वी में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते वर्मा जाने का आदेश मिला, तो सिपाही इसे इनकार कर दिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण था। तो अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो इसमें दिया गया है बंगाल उस समय बहुत बड़ा प्रांत था, जो कि ये गलत है। बंगाल के लोग यह मांग थी, ये भी गलत है। फिर उसके बाद आता है
फिर उसके बाद आता है प्रशासनिक सुविधा के लिए, ये भी क्या है, ये भी गलत है। बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना तथा बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए, ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना तथा बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए तथा बंगाल उस समय बहुत बड़ा क्षेत्र था और उसके प्रशासन की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में रहती थी, परंतु लेफ्टिनेंट गवर्नर इतने बड़े प्रशासनिक क्षेत्र से सही नहीं चला सकता था। इसी के कारण 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। अंततः बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया और उसके बाद बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा जा रहा है कि सुमेलित कीजिए कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड को सुमेलित करना है। दिया गया है कि कलकत्ता मदरसा ये 1881 में, 1881 दूसरा सही है। बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में, ये पहला सही है। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में, चौथा सही है। वुड्स डिस्पैच ये 1854 में, तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का दूसरा सही है, बी का पहला, सी का इसमें चौथा सही है और डी का तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कलकत्ता मदरसा 1781 में, बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में, वुड डिस्पैच ये 1854 में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रचारकों ने सेरमपोर में एक मिशन खोला, उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था? ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों का सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा विकल्प सही है, इसको बताना है। इसमें दिया गया है सतारा ये 1848 में, जो कि ये सही है, पहला इसका सही है। संबलपुर ये जो कि संबलपुर ये कब था? तो संबलपुर था 1850 में, संबलपुर 1850 में, इसका तीसरा सही है। नागपुर ये 1853 में, नागपुर दूसरा सही है। उदयपुर 1852 में, तो चौथा सही है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए का पहला सही है, बी का इसमें तीसरा सही है, सी का दूसरा सही है और डी का चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है, ये जो कि सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। तो राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया था, ये किया गया था दोस्तों इसके द्वारा कि उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंप दी गई है? ये सौंपा गया है दोस्तों महलवाड़ी बंदोबस्त में, महलवाड़ी बंदोबस्त
ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, महलवाड़ी बंदोबस्त इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अंग्रेजी शासन में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 ईस्वी में महलवाड़ी प्रथा का प्रतिपादन किया। हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 के अपने प्रतिवेदन में महलवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया, जिसे सर्वप्रथम 1822 में कानूनी रूप से लागू किया। यह प्रथा राजस्व वसूलने की एक व्यवस्था थी, जिसे गंगा का दोआब पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा मध्य भारत के कुछ भागों में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी गांव के मुखिया के साथ राजस्व के लिए अनुबंधन करते तथा गांव के राजस्व वसूलने तथा जमा करने का दायित्व गांव के मुखिया को सौंप दिया जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था? ये 1858 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के परिणाम के स्वरूप 1858 ईस्वी में एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के तहत भारतीय प्रशासन के संचालन का कार्य कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया तथा क्राउन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत में प्रशासन का कार्य करने चलने लगा। 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली प्रारंभ हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश सांसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो ये चलाया गया था वारेन हेस्टिंग पर। वारेन हेस्टिंग पर ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था, इसके विरोध में इस्तीफा देने के कारण वारेन हेस्टिंग पर 1787 में ब्रिटिश सांसद वर्ग ने द्वारा महाभियोग लाया गया, परंतु 1795 में वारेन हेस्टिंग को सभी आरोपों को मुक्त कर दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 के निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? ये कौन सा 3 विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? कलकत्ता, मद्रास और बंबई। कलकत्ता, मद्रास और बंबई ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। कलकत्ता, मद्रास और बंबई इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से किसके लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया था? ये किया था भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए किया गया था। फिर इसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य रूप से भारत में सूती एवं रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए बंगाल में दीवानी राजस्व का प्रयोग किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। तो फैक्ट्री स्थापित किया था, ये किया था दोस्तों एक आधार यानी कि बेस स्थापित करने के लिए, जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की ताकि कंपनी के व्यापार करने का एक आधार मिल जाए तथा वहां से फैक्ट्री का कंपनी अपना काम कर सके। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया था? ये भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा को अपनाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है, गैरिसन नगर से अभिप्राय क्या है? तो किले बंद बसवा जहां सैनिक रहते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते थे, ये जो कि गैरिसन नगर से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गैरिसन नगर से अभिप्राय किले बंद बसाओ से है जहां सैनिक रहते हैं। ब्रिटिश शासन काल में इन नगरों का उदय हुआ, उन्हें छावनी नगर भी कहते हैं। गैरिसन नगरों के रूप में विकसित प्रमुख नगर है अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि। फिर उसके बाद आता है
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महलवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणाली के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है इसमें। तो इसमें पहला दिया गया है कि महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी, जो कि क्या है, सही है। महलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है, ये भी इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारी केंद्रों से हुआ था? ये सूरत, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के सूरत, मद्रास, कलकत्ता व्यापारी केंद्रों से हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? ये किस गवर्नर जनरल के द्वारा ये कहा गया है? ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। राइट आंसर होगा इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लॉर्ड कैनिंग को चार्ल्स कैनिंग भी कहा जाता है। इसका जन्म 14 दिसंबर 1812 लंदन, इंग्लैंड में हुआ था और इसकी मृत्यु 17 जून 1862 को लंदन में हुई थी। यह एक कुशल राजनीतिज्ञ था। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान वे भारत के गवर्नर जनरल थे। 1858 में वे भारत के प्रथम वायसराय बने और उन्होंने यही फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे, इसके बाद से सम्राट नहीं राजकुमार होंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल ने अवध के ऊपर ब्रिटिश कानून आरोपित किया? ये था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जनवरी 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी को लॉर्ड हार्डिंग के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। उनका प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। उसके काल में राज्य का विस्तार अपने चरम पर था। लॉर्ड डलहौजी को अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, केवल उन्हें राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा। इसका विरोध किया गया, क्यों किया गया था? तो इसका विरोध इसलिए किया गया था दोस्तों क्योंकि इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ब्रिटिश शासन ने वर्ष 1919 में भारत में कानून किए गए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के सुधारों की समीक्षा के लिए 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन में एक भारतीय प्रतिनिधित्व शामिल नहीं था, इसीलिए इस कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा गया तथा इस कमीशन का विरोध किया गया और साइमन गो बैक का नारा दिया गया। साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इल्बर्ट बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इल्बर्ट बिल के संदर्भ बताना इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो इसका राइट आंसर होगा, इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चला सकेंगे। यही इसका सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। यही इल्बर्ट बिल के संदर्भ में सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय था, जो कि ये सही है। सीधी कार्रवाई दिवस, सीधी कार्रवाई दिवस यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो सीधी यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं गया है। वैसे पे सीधी कार्रवाई दिवस ये जो कि 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है, ये यहाँ पे सही नहीं होगा। कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन जुलाई 1946 में, ये सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री, ये भी इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप से अंग्रेजों के जाने के पश्चात मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसी दिवस को मुख्य कारण मुस्लिम देश की मांग बनी रहे ना, मुस्लिम बहुसंख्या वाले एक अलग देश का दावा करना था। इस कार्यवाही दिवस की शुरुआत मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जुलाई 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नई प्रणाली हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी। तो ये महलवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और इनकी मृत्यु के बाद किसी वंशज के शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। ये किया गया था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल ने अवध के ऊपर ब्रिटिश कानून आरोपित किया। ये किए थे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जनवरी 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी को हार्डिंग के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसका प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। उनके काल में राज्य का विस्तार अपने चरम पर था। लॉर्ड डलहौजी के अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये था दोस्तों सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें और सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसमें दिया गया है अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि 1885 में देश भर के प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, जो कि ये क्या है, ये सही है दोस्तों, सही है। अभिकथन ये सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को साथ लाकर कांग्रेस बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। तो ये भी क्या है, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए भारतीयों द्वारा एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट बिल 1883 ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 ईस्वी में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। संगठन में प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, WC बनर्जी एवं अन्य थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। ये कैनिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि औपनिवेशिक भारत के अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है। तो औपनिवेशिक अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि 1793 में थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ये जो कि क्या है, ये गलत है, पहला वाला इसका गलत है। बी में कहा जा रहा है कि इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों की रूप में मान्यता दी। ये क्या है, ये सही है, सी वाला इसका सही है। बी वाला इसका सही है। सी वाले में कहा जा रहा है कि जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दिया गया। तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। तो बी सी इसमें सही है, ए इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें बी और सी इसका सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि विलियम एडम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो विलियम एडम के संबंध में बताना इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है इसमें कि विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे, जो कि ये सही है। वह एक अंग्रेजी शासक थे, ये गलत है। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था, तो ये भी क्या है, सही है। फिर उसके बाद चौथा है कि उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों की देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रमण किया था, ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा इसका सही है, दूसरा इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। 1, 2, 1, 3, 4 इसका सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि ब्रिटिश काल के दौरान बंगाल में अकाल के चित्रों को क्यों प्रायः एक प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जाता था। ये क्यों माना जाता था? ये माना जाता था दोस्तों, वे अतीत की घटनाओं को जैसे वास्तव में वे घटित एवं जैसे उस समय में लोग थे उसी रूप में दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापे गए सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया था। ये पारित किया था कैल्को अधिनियम। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापे गए सूती कपड़े कीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कैल्को अधिनियम पारित किया। सूती वस्त्र जिसमें पुर्तगाली मसालों के साथ यूरोपीय वापस ले गए उसे कैल्कोलिथिक या कीटक कालकीटक से प्राप्त कहा जाने लगा और बाद में कैल्को भी सूती वस्त्र को सामान्य नाम बना दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, अभिकथन में कहा जा रहा है कि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ता, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। ये क्या है, ये सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। अभिकथन भी सही है और कारण भी सही, इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। ए और आर दोनों इसमें सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि ए और बी कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है कि पहला है कि भारतीय शासकों को अपने स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। ये क्या है, पहला वाला इसका गलत है। बी में कहा जाए भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। ये क्या है, ये सही है। ए वाला गलत है, बी वाला इसका सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, यही इसका सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए और कथन बी दिया गया है, आपको इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसमें कहा जा रहा है, कथन ए में कहा जा रहा है कि अवध के नवाब को 1801 में अपने
आधे इलाके को ईस्ट इंडिया को सौंपने के लिए बाध्य किया गया। ये क्या है? सही है। सहायक संधि के शर्तों के अनुसार भारतीय रियासतों को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माना के तौर पर उन्हें इलाकों का कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो ये भी क्या है? ये भी इसमें सही है। कथन भी सही है और कारण भी इसका सही है। इसमें दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए दिया गया है और कथन बी दिया गया है। आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। तो पहला है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी। ये क्या है? ये सही है। पहला वाला इसका सही है। बी वाले में कहा जा रहा है कि दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली। ये क्या है? ये गलत है दोस्तों। तो इसका कथन ए सही है, कथन बी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। ए सही है किंतु बी गलत है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इसी कारण कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही भारत से उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटिश से लाए गए सोने चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसी वजह से ये उस ब्रिटिश के पास भारत में बेचने के लिए कोई भी चीज नहीं थी। प्लासी के युद्ध के बाद ही ब्रिटिश सेना सोने का निकासन कम हो गया और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद सोना लाने की जरूरत नहीं रही। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए और कथन बी दिया गया है, इसमें कौन सा इसमें सही है? तो इसमें दिया गया है कि कथन ए में कि राजस्व की रैयतवारी व्यवस्था ने किसानों, रैयतों और खेतीहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। ये क्या है? इसका पहला वाला सही है। पहला वाला कथन इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि रैयतवारी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर बल दिया। ये भी क्या है? ये भी इसमें ये गलत है दोस्तों। कथन सेकंड गलत है, कथन फर्स्ट क्या है? इसका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए वाला यही इसका सही है। ए सही है, बी गलत है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई, असम के कुछ भूभागों में लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आई, जिसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब किसान यानी कि रैयत स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा इसमें विकल्प सही है? तो इसमें दिया गया है, पहला कथन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं, आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। ये क्या है? ये सही है। पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि 1824 में सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते वर्मा जाने से मना कर दिया, परंतु जमीन के रास्ते जाने का प्रस्ताव दिया। ये भी क्या है? ये भी इसमें सही है। दोनों इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। ए और फर्स्ट और सेकंड इसमें क्या है? दोनों सही है और सेकंड का ए उदाहरण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में प्रचारकों की गतिविधियों के संदर्भ में कथन ए और कथन बी को पढ़े और सही विकल्प को इसमें चयन करना है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो इसमें दिया गया है कथन ए में कि 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचार गतिविधियों के विरुद्ध थी। ये जो कि क्या है? सही है। कथन बी में कहा जा रहा है कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा हो गया और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखेंगे। ये भी क्या है? ये भी इसमें सही है। इसमें दोनों सही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों सही है, बी ए का सही व्याख्या कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है
कि 1883 में इल्बर्ट बिल को लागू करने के विरोध पर क्यों हुआ था, विरोध क्यों हुआ था इल्बर्ट बिल को। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दी गई थी। ये क्या है, ये गलत है। बी में कहा जा रहा है अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। ये सही है, बी वाला इसका सही है। फिर उसके बाद सी में कहा जा रहा है कि इल्बर्ट बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया था। तो ये भी सही इसमें। डी वाले में कहा जा रहा है कि बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। ये इसमें गलत है। तो बी और सी इसका क्या है, सही है। ए और डी इसका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, बी और सी इसका सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के राजधानी के रूप में चुनाव के बारे में यह बात की कि यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के अदम्य संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। ये वायसराय हार्डिंग ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। वायसराय हार्डिंग के द्वारा ये किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि अभिकथन ए और कारण आर को पढ़े और सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन ए दिया गया है इसमें। अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया था, जो कि ये क्या है, सही है। अभिकथन इसका ए सही है। फिर उसके बाद आता है कारण आर में कहा जा रहा है कि मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोगों विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए का कारण आर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि ईस्ट इंडिया द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो इसमें सबसे पहले विंध्य का दक्षिण, फिर अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विंध्य का दक्षिण, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब इसका राइट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी रूस की बढ़ती शक्ति से डर गई थी, इसीलिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लड़ाई लड़ी और अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया। 1843 में सिंध पर कंपनी ने अपना शासन स्थापित किया। सबसे अंत में 1852 में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ तथा जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी। ये था महारों को ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि कथन ए और कथन आर दिया गया है। इसको आपको पढ़ करके सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसमें कहा जा रहा है, पहले में कहा जा रहा है कि रीड और मुनरो तक का तर्क था कि दक्षिण में सीधे किसानों के साथ ही बंदोबस्त करना चाहिए, ये जो कि सही है, ये सही है पहला वाला। दूसरे में कहा जा रहा है कि रीड और मुनरो को लगता था कि उत्तर से विभिन्न दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, ये भी सही है। इसमें दोनों सही है और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। ए आर इसमें दोनों सही है, आर की सही व्याख्या एक कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कथनों एवं कारण को इसमें पढ़ करके आपको सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है कि अभिकथन ये दिया गया है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया, ये क्या है, ये सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर के आश्वस्त नहीं थी, ये भी क्या है, ये भी सही है। इसमें दोनों सही है और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला यही इसका राइट आंसर होगा।